हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर हैं। जेई काउंसलिंग से रिलेटेड कई बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग में फीस कितनी लग रही है। कई बच्चे तो ये भी पूछ रहे हैं कि सर मान लिया मेरे पास अभी 1 साल का चांस है और मैंने 1-2 राउंड किए लेकिन मुझे अच्छी अपनी पसंद का कॉलेज या ब्रांच नहीं मिली कि और मैं ड्रॉप आउट करना चाहता हूँ, तो जो फीस मेरी जमा हुई थी क्या मुझे रिफंड मिलेगी। कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि 50,000 से 75,000 की रैंक वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मुझे मेरे लायक कोई एनआईटी, कोई अच्छी एनआईटी बता दीजिए। कोई पूछ रहा है 1 लाख तक के बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरे लिए एनआईटी बता दीजिए। तो इस पार्ट में हम 75,000 रैंक तक कवर करेंगे। 50,000 से 75,000 तक, 75,000 तक रैंक वाले बच्चों को कौन सी एनआईटी, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, वो मैंने इसमें कवर की है। साथ ही में मैं बताऊंगा कि आपकी फीस रिफंड हो सकती है कि नहीं हो सकती है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए और एंड में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैं एडमिशन ले रहा था कॉलेज में तो मुझे पता था कि कॉलेज अच्छा कैसे लेना है। मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था, लेकिन मैं कॉलेज जाकर मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है। तो वो मैं मेथड आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत ही रिसर्च और काफ़ी जगह से मटेरियल कलेक्ट करके मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आते गए उस हिसाब से मैंने डेटा कलेक्ट किया है। और मैंने साथ ही एनआईटीज को रैंक वाइज भी लिस्ट किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें बीच में मिलेगा आपको। तो हर एक चीज़ मैंने डिटेल में कवर की है, पॉसिबल किया है कि हर एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अच्छा कॉलेज कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने पहले बेसिक से कवर किया है कि टोटल आपके 100 कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप मैंने देख सकते हैं, मैंने लिस्ट में पूरा पॉइंट वाइज लिख दिया है कि टोटल आपको 100 कॉलेजेस इसमें मिलेंगे देखने को। टोटल 100 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 23 आईआईटीज हैं, 31 एनआईटीज हैं और 23 ट्रिपल आईटी। ठीक है, 23 आईआईटी तो सर सिर्फ आपको एडवांस के थ्रू ही मिल पाएंगी। अगर एडवांस नहीं, मेंस में अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी और 23 गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बात होगी कॉलेजेस की। ठीक है, आप कब स्टार्ट कर पाएंगे? जब आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। आप जेई मेंस या जेई एडवांस के क्लियर करने के बाद ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी 6 अक्टूबर से, क्योंकि 5 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा जेई एडवांस का। उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जेई मेंस, सिर्फ जेई मेंस वाले भी एलिजिबल है। कभी मन में डाउट हो कि सिर्फ जेई एडवांस वाले, नहीं, जेई मेंस वाले भी एलिजिबल है, लेकिन जेई मेंस वाले सिर्फ इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आईआईटीज के लिए आपको एडवांस क्लियर करना कंपलसरी है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं कि हम ये स्टार्ट कब से हो रहा है। कि 5 अक्टूबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी 6 तारीख से काउंसलिंग के लिए वो रजिस्ट्रेशन होता है जो समय, वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ये देखिए डेट मेंशन हुई है कि 6 से 15 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। 14 से आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी पसंद के कॉलेजेस जो भी अवेलेबल है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सारे कॉलेजेस नहीं दिखाई देते हैं, आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेज दिखाई देता है, इसलिए फर्स्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड राउंड 21 अक्टूबर को आएगा। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद फिर ऐसे ऐसे करते हुए, आपको मैंने सारे राउंड नहीं लिखे हैं, आपको टोटल 7 नवंबर को 6th राउंड होता है। 6th राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। लास्ट में अगर 7th राउंड होता है तो उसकी डेट नोटिफिकेशन में आ जाएगी। फिलहाल आप 6th राउंड मान के चलिए, 6 फाइनल राउंड है। ठीक है, आईआईटी के लिए तो खासकर, एनआईटीज वगैरह अगर कराती हैं तो 7th राउंड कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। ठीक है, 6 राउंड मान के चलिए, 6 राउंड फाइनल राउंड है। अब ये मैंने रैंक मेंशन कर दी है। टोटल 31 एनआईटीज हैं। गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की मैंने मेंशन नहीं किया है, बहुत ज़्यादा हो रहा था, वीडियो की लेंथ बढ़ रही थी। अगर आप कहेंगे तो सेकंड पार्ट में मैं मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे जो टॉप की ये 10 एनआईटीज हैं, हो सकता है रैंक एक आध ऊपर नीचे हो जाए, बट ये टॉप 10 में रहती हैं। इसके बाद की ये सारी टोटल एनआईटीज हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से आप अपनी पसंद की एनआईटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सी एनआईटी आपको प्रेफर करती है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, कॉलेज सेलेक्ट करने में सिर्फ कॉलेज मैटर नहीं करता है। कॉलेज साथ में उसका एनवायरनमेंट, वो कहाँ पे है।
एक कॉलेज नोएडा या चेन्नई में या साउथ में के अच्छे जगह पे है जहाँ पे आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आसपास के लोग बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक कंपेयर करिए, एक नोएडा में कॉलेज है और एक बुंदेलखंड या झारखंड में कॉलेज है, तो वहाँ पे आप जाके एक इन्वायरमेंट होता है ना, वो भी मैटर करता है। तो आप कॉलेज के साथ साथ लोकेशन भी देखिए, तो कई चीज़ें फैक्टर में आती हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कॉलेज की लिस्ट बना लीजिए कि इस कॉलेज में ये ब्रांचेज हैं हमें लेनी है, इस कॉलेज में ये ब्रांचेज लेनी है। 1 से 10 तक 20 तक जितने भी कॉलेजेस की लिस्ट बना सकते हैं आप बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगी चॉइस फिलिंग के टाइम। तो ये सारी NITs हैं। इसके बाद देखिए जो प्रोसेस है वो क्या है, कैंडिडेट आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे ही जोसा की जो रजिस्ट्रेशन साइट ओपन होगी, लिंक ओपन होगा, आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको देखिए कुछ एक्स्ट्रा डिटेल नहीं फिल करनी है, जो मेंस और एडवांस वाले रोल नंबर हैं उन्हीं के थ्रू, अगर मेंस क्वालिफाई है आपका तो ठीक है, अगर एडवांस भी क्वालिफाइड है तो बहुत अच्छा है, एडवांस के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कराइए, वही नंबर रोल नंबर लगेगा, वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। आपको कोई भी देखिए इसमें क्या दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको अपना रोल नंबर ही फिल करना था उसमें, और एक्स्ट्रा डिटेल नहीं फिल करनी थी। ये जो पॉइंट कह रहा है कोई एक्स्ट्रा डिटेल फिल नहीं करनी है उसमें, वो खुद ही आपकी जो जेईई मेंस और एडवांस के फॉर्म से फिच कर लेगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल डालने की जरूरत नहीं है उसमें। कैंडिडेट भी रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर कॉन्टैक्ट डिटेल। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, या हमने लोकल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस गलत डाला है, जो भी था लोकल किसी के परमानेंट डाल दिया था, तो अभी आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करा सकते हैं, क्योंकि एट अ टाइम ऑफ कॉलेज आपको जाके वो प्रूफ दिखाने होंगे। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू चेंज द पासवर्ड आप चेंज कर लीजिए। तो जोसा रजिस्ट्रेशन के बाद अब हम मूव करते हैं चॉइस फिलिंग कैसे होती है। चॉइस फिलिंग बहुत इजी है। अगर आप पहले अपनी पूरी लिस्ट बना के रख लेंगे कि आपको पहले कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सारी आपकी जो प्रेफरेंस है ना, आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। और हर कॉलेज में हमें कौन सी ब्रांच चाहिए उसकी भी प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो जब आप फिलिंग करने जाएंगे तो आपको बहुत आराम रहेगा, आपका टाइम बचेगा, आप रैंडमली कोई कॉलेज नहीं चूज करेंगे। तो पहले जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड कराई है उसका स्क्रीनशॉट रखिए, उसमें जो बेस्ट NITs हैं आप अपनी रैंक के हिसाब से उन NITs को मार्क करिए। उन NITs में अपनी देखिए अपनी प्रेफरेंस, अपनी रैंक के हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से पता करिए कौन सी NIT अच्छी है। हमने तो सिर्फ रैंक प्रोवाइड करा दी कि सीक्वेंस वाइज कौन टॉप पे NIT चल रही है, और पूरी 31 NITs की लिस्ट दे दी है। आप उसमें से सेलेक्ट करिए, एक लिस्ट बनाइए जिसमें से हमको NITs हमें जो NITs चाहिए उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। उस NITs में कौन सी ब्रांच चाहिए उसकी भी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में आपको ब्रांच और कॉलेज ठीक है दिखाई देगा। जैसे मान लिया आपको MNIT लीजिए, जैसे मोतीलाल नेहरू जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज जिसको कहते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि आपको वो कई बार दिखाई देगी, तो कंफ्यूजन होगा कि MNIT में आपको CS ब्रांच दिखाई देगी, MNIT में आपको IT ब्रांच दिखाई देगी, उसी में आपको, तो होता क्या है कि ब्रांच के साथ कॉलेज दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कि MNIT की सारी ब्रांचें अलग अलग, एक बार MNIT दिया उसी की ब्रांच, ऐसे नहीं दिया होगा। एक ही रो में आपको कॉलेज का नाम, उसकी ब्रांच, फिर कॉलेज का नाम, दूसरी ब्रांच, फिर कॉलेज का नाम, तीसरी ब्रांच, ऐसे टाइप से होता है। तो आप कॉलेज की लिस्ट, उसी में अब अपनी ब्रांच, कौन सी ब्रांच आपको चाहिए। देखिए IITs तो जेईई मेंस वालों को दिखाई नहीं देंगी, जो एडवांस क्लियर करेंगे उन्हीं को IITs की लिस्ट दिखेगी, और जितनी रैंक है उसी हिसाब से आपको कॉलेजेस अवेलेबल होंगे। ऐसा नहीं कि सारे कॉलेज दिखाई देंगे, 1 रैंक वाले, 1000 रैंक वाले, ऐसा नहीं है। आपकी मान लिया 30,000 रैंक है, तो 30,000 रैंक में जो सीटें अवेलेबल है आपको सिर्फ वही कॉलेजेस दिखाई देंगे और वही ब्रांचेस दिखाई देंगी, ठीक है। तो लास्ट में मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अच्छा कॉलेज चूज कर सकते हैं और आपको बाद में ब्रांच भी अच्छी हो सकती है, तो वो तरीका एंड में बताऊंगा। अभी फिलहाल अपने प्रोसेस पे चलते हैं। तो पहले क्या है कि NITs, IIITs और गवर्नमेंट फंडेड जो इंस्टीट्यूट है वो जेईई मेंस के थ्रू फिल होंगे। आप लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद आप अपनी चॉइसेस फिल कर लीजिए, और उसमें क्या होता है काउंसलिंग में आप उनको अरेंज कर सकते हैं। हुआ क्या कि मुझे पहले दिख गया एक अच्छा कॉलेज, मैंने उसको मार्क कर दिया, फिर मैं नीचे गया और मैंने जब स्क्रॉल किया और नीचे देखा तो मुझे और अच्छी कॉलेज और ब्रांच दिख गई, या उसी कॉलेज की और अच्छी ब्रांच दिख गई, या CS या IT या मैकेनिकल जो आपकी प्रेफरेंस थी। तो अब उसको आप नीचे करिए, इसको ऊपर करिए, रीअरेंज का भी ऑप्शन होता है, या कुछ एक्स्ट्रा हो गई, हम अब ये नहीं चाहते क्योंकि हमें और अच्छे ऑप्शन दिख गए, तो उसको डिलीट करने का भी ऑप्शन होता है, और सेव करने का भी ऑप्शन होता है कि हमने जितनी चॉइसेस कर ली, कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम बंद हो गया, कुछ हो गया, फिर हमें फिर से करना पड़ेगा,
तो आपने लॉगिन किया था ना, लॉगिन आईडी पासवर्ड इसीलिए कहा जाता है कि उसको अपडेट कर लीजिए, आपको याद रहना चाहिए। तो अब हुआ क्या, मान लिया सिस्टम बंद हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप लॉगिन करके वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आप अपनी चॉइसेस जब फाइनल हो जाए तब उसके बाद लॉग एंड आप कंफर्म और लॉक कर दीजिए उस चॉइस को, ठीक है। इसीलिए पहले सेव भी करते चलिए और अपनी चॉइसेस को फाइनल जब हो जाए उसको एक बार देखिए, सारी सीक्वेंस आपकी सही है, उसके बाद फाइनल लॉक करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये पूरा प्रोसेस हो गया सीट फिलिंग का, ठीक है। बात अगर हम फीस की करें तो 45,000 का आपको ई चालान या नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा। तो ये 40,000 है क्या कि काउंसलिंग फीस है? नहीं, ये एक इस प्रोसेस में ये फीस आपकी सेमेस्टर में ऐड हो जाएगी। मान लिया आपने एक कॉलेज सेलेक्ट किया और वो आपको अलॉट हो गया, तो ये 40,000 आपकी फीस में ऐड हो जाएंगे। जाके जब आप कॉलेज में जाके फीस पे करेंगे तो इसकी रिसीट लगेगी, उस रिसीट को दिखा के आप 40,000 ऐड करा सकते हैं अपनी फीस में। तो ये हो गई बात फीस की, आपको ये पे करना पड़ेगा पहले काउंसलिंग के। तो इसी में बच्चों ने पूछा था कि सर मान लिया हम ना ले, कॉलेज नहीं लेते हैं, तो क्या हमारी फीस रिफंड हो पाएगी? तो टोटल 6 राउंड होंगे। आपको फाइनल राउंड के पहले डिसाइड कर लेना है कि हमको कॉलेज नहीं चाहिए, सीट आपको विड्रॉ कर देनी है, छोड़ देनी है। तो उस कंडीशन में भी एक फॉर्म या जो भी मेल वगैरह है वो आपको करके पूरी नोटिफिकेशन होगी, वो आप कर देंगे। अगर 6th राउंड के पहले करते हैं तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, 1500 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, ये 1500 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे आपके उससे 45,000 से, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 6th राउंड मिस कर दिया, 6th राउंड के बाद आप सोचे कि नहीं हमको मेरी पसंद का कॉलेज या ब्रांच नहीं मिला है, अब हम नहीं लेंगे, हम अगले साल तैयारी करेंगे, तो आपका जो 45,000 अमाउंट था ये रिफंड नहीं होगा, ये कॉलेज में ट्रांसफर हो जाता है। तो आप बहुत हिसाब से, बहुत अच्छे से, इसलिए पहला राउंड बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि पहला राउंड और 6th राउंड किस लिए इंपॉर्टेंट है। पहला राउंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चॉइसेस फिल करिए। मान लिया आपको कोई, देखिए पहले राउंड में कुछ ना कुछ जो आपने फिल किया था, तो अगर रैंक अच्छी है तो कुछ ना कुछ अलॉट हो जाता है, 1 से लेकर के 10, 20, 30 जितनी आपने चॉइस फिल की थी उसमें से कोई एक कॉलेज अलॉट हो गया। लेकिन सेकंड राउंड में क्या होता है, कई बच्चे छोड़ देते हैं, कई का एडवांस अच्छा हो जाता है। अभी क्या है कि जिनकी मेंस में अच्छी रैंक आई सभी फिल करेंगे। एक टाइम पे क्या होगा, उनको एडवांस आ गया तो एडवांस वाले बच्चे हट जाते हैं। तो होता है कि कभी कभी रैंक कॉलेज हमको अच्छे मिलने के ऑप्शन होते हैं तो हम सेकंड राउंड में भी जाते हैं, थर्ड राउंड में भी जाते हैं। तो उस वजह से हमें अच्छा कॉलेज मिलने के उस उम्मीद में हम सेकंड थर्ड राउंड तक जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा कि आप 6th राउंड पार कर जाए तो फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। रैंक अगर अच्छी नहीं है तो आप कोशिश करिए 3, 4, 5 राउंड तक जाइए, ठीक है। नहीं तो आपका जो आपने चॉइस फिलिंग की थी उससे तो कॉलेज मिल ही जाएगा। और अगर कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, आपने चॉइसेस ऐसे फिल करी थी, कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपका फीस रिफंड हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है फीस रिफंड का। 6th राउंड फाइनल राउंड के बाद आप रिफंड नहीं ले पाएंगे, उसके पहले ही आप विड्रॉ कर दीजिए, सीट डिक्लेयर कर दीजिए कि हमको सीट नहीं चाहिए, वो आपकी फीस 1,500 रुपए डिडक्ट करके आपको पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए फीस 45,000 है। बाकी रिजर्व कैटेगरी जो भी है, SC जनरल, ये मैंने मेंशन कर दिए, इनका 20,000 रुपीज पे होगा। तो ये फीस की बात हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। देखिए अब प्रोसेस हो गया, पहले हमने रजिस्ट्रेशन कराया काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग के बाद हमने चॉइस फिलिंग करी, चॉइस फिलिंग के बाद हमको कॉलेज मिल गया। कॉलेज मिल गया तो आपको कॉलेज जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी बना लीजिए, ठीक है। कभी अर्जेंटली जरूरत पड़ जाता है, कहीं कॉपी फोटो कॉपी की दुकान नहीं मिलती है, शॉप वगैरह जो भी है नहीं मिलती है, तो इसीलिए 2 सेट तो मिनिमम बना के चलिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो देख लीजिए। आपका कॉलेज जो काउंसलिंग के बाद जो कॉलेज लेटर मिलेगा कि आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो लेटर की कॉपी लगती है। और आपका जेई, अगर आप NIT वगैरह ले रहे हैं तो जेई मेंस का लगेगा, IITs में जा रहे हैं तो एडवांस का स्कोर कार्ड लगेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आपका पास बर्थ सर्टिफिकेट है या क्लास 10 की मार्कशीट को भी एज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लिया जाता है तो ये डेटा लगेगा। और 3 फोटोज लगेंगी पासपोर्ट साइज, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम यूज की थी वही आइडेंटिकल फोटोज चाहिए होती है। तो कोशिश करिए, नहीं है तो चल जाता है, ठीक। स्कूल से डिपेंड करता है, स्कूल की फैकल्टी या स्कूल के स्टाफ कैसे है। अदरवाइज आप कोशिश करिए कि आइडेंटिकल फोटो हो तो ज़्यादा बेटर है, क्यों फर्जी की टेंशन लेना। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा।
और एट टाइम पे नहीं होता है तो एडजस्ट कर लेते हैं, टीचर वहाँ पे आपको बात करनी पड़ेगी, इतना डिफरेंस नहीं आता है। और आपको क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए होगी, क्लास 12 की मार्कशीट प्लस टीसी वगैरह कुछ कॉलेज में रिक्वायरमेंट होती है तो उनका इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, उनको क्या क्या वो लिस्ट दे देंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो क्लास लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी वगैरह रिक्वायर्ड होती है तो आप ले लीजिएगा। तो ये बात हो गई क्लास 12 के मार्कशीट की। तो मार्कशीट हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद अंडरटेकिंग क्या होता है कि आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा अपने बारे में इंफॉर्मेशन वो सही है। अगर उसमें किसी भी तरह का फ्रॉड पाया जाता है तो आप अंडरटेकिंग एक तरीके से आप स्टाम्प पेपर मान लीजिए, उस पर लिख के एक आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि जो हम दे रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो सही है, मेरे बारे में कोई फ्रॉड नहीं। अगर होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद की होगी, ये अंडरटेकिंग होता है। एक स्टाम्प पेपर पे वकील या कहीं से भी आप लिखवा सकते हैं। प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, आपने जो 45,000 या 20,000 जैसा भी आपने दी थी उसकी रिसीट लगेगी, वो आपको पे करना पड़ेगा। इसीलिए कहा था कि जो फीस है वो आपके कॉलेज की सेमेस्टर में ऐड हो जाती है, इसीलिए वहां पे रिसीट भी दिखानी पड़ेगी आपको। तो जब पे करेंगे ई चालान या SBI नेट बैंकिंग के थ्रू तो वो उसका फोटोकॉपी करा लीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा। फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास जैसे क्लास 12 की एडमिट कार्ड लग जाएगा या कोई भी आपकी DL या कुछ भी है वो फोटो आइडेंटिटी कार्ड की तरह एज ले लेंगे। तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड आप कोई भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड भी चल जाएगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में ब्लड ग्रुप टेस्ट जरूरी है, ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप करा लीजिए मेडिकल टेस्ट। कभी कभी क्या होता है कॉलेज में होता है, मैं नहीं चाहता कभी किसी का कोई हादसा हो, लेकिन कभी कोई हादसा हो जाता है सडनली तो आपने बता रखा है ना मेरा ये ब्लड ग्रुप है, तो उस ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट हो जाती है कॉलेज में, सब प्रोवाइड कराया जाता है, अदरवाइज तुरंत टेस्ट कराना पड़ता है। तो इसीलिए आपको ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए अपना। और मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा प्रोफार्मा या जैसा उन्होंने फॉर्मेट बता रखा उसी फॉर्मेट में आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना लीजिए। और अदर सर्टिफिकेट जैसे EWS और इनकम सर्टिफिकेट दोनों डिफरेंट होते हैं। ये इकोनॉमिकल जनरल वालों के लिए इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन होता है, आप जनरल वाले ही जो बनवाते हैं अपनी इनकम लो दिखा के। तो EWS को इनकम सर्टिफिकेट से कंपेयर मत करिए, दोनों अलग अलग है। नहीं है तो एक बार बात कर लीजिएगा जाके कॉलेज में कि सर नहीं है, हम बनवा के दे देंगे, अभी मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है, क्या आप इससे काम चला सकते हैं। तो ये होता है ना कि ना जान ये सोचो कि मेरे पास EWS नहीं है तो इस चक्कर में हम काउंसलिंग ही ना, या काउंसलिंग कॉलेज अलॉट हो गया हम कॉलेज में ही ना जाए तो आपकी तो फीस भी जाएगी, साथ साथ आपका वो कॉलेज भी हो सकता है आप एडजस्ट कर लें। एक बार एडमिशन हो जाता है तो कॉलेज वाले मान जाते हैं, आपको टाइम देंगे कि आप इतने टाइम में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दीजिए। आप ये मत करिएगा कि अगर EWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कॉलेज में ही ना जाए, उस डर से मत जाइएगा, जाइए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्या से क्या होगा, आप नहीं देंगे या टाइम देंगे, कुछ भी होगा, लेकिन आप जाइए, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए सारे सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट जो आपने बताए आपके पास होने चाहिए विद फोटोकॉपी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सर्टिफिकेशन की बात, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 50,000 मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं 50 से 75,000 50 से 75,000 तक की रैंक को कवर करूंगा। इसके पहले की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो बता दीजिए, मुझे नहीं लगता उसमें अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। अब इनमें क्या है, कई बच्चों की रिक्वायरमेंट 1 लाख तक के बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि 1 लाख रैंक तक वाले बच्चों की, 1 लाख बच्चों के लिए जिनकी रैंक 50 के ऊपर है और लगभग 1 लाख के आसपास है। क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं लेकिन NIT उनको चाहिए, ऐसे बच्चों को मैंने कवर किया है। वैसे देखिए गवर्नमेंट फंडेड टॉप कॉलेज भी है और उन कॉलेजेस को हम नहीं ले रहे, IIIT वगैरह, उसकी हम सेपरेट सेकंड वीडियो बना देंगे अगर आप चाहते हैं तो। नहीं अदरवाइज इससे काम चल जाता है तो बहुत अच्छा। अगर आपको 75 से 1 लाख की रैंक के बीच में भी आप कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो ये 60,000 रैंक तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। 60,000 के नीचे है, अब ऊपर कमेंट मत करिएगा कि ये ऐसे बता दीजिए, आप अच्छे से देखिए वीडियो। NIT मणिपुर है और ब्रांचेस कौन कौन सी मिल सकती हैं आपको, तो आपको मैकेनिकल ब्रांच देखिए, तो 60,000 में आपको NIT मणिपुर में क्या क्या कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल होंगी। मैकेनिकल देखिए, बायोटेक और फूड वगैरह हम इसमें नहीं कवर कर रहे हैं, एक आध में हम कवर कर लेंगे। देखिए NIT मणिपुर में आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी, सिविल ब्रांच मिल जाएगी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। ब्रांचेस के बारे में मैंने बता रखा है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे छोटी सी, कि जिसमें हर ब्रांचेस में क्या क्या होता है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ब्रांचेस लीजिए, किसमें आगे स्कोप है गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह का, किसमें आपको आगे कम स्कोप मिलेगा, ठीक है। वो मैं पूरी डिटेल बता दूंगा।
आगे क्या है, एनआईटी श्रीनगर में आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी, सिविल और मेटलर्जी मिल जाएगी। मिजोरम में आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और ये सारी ब्रांचेस मैंने लिख रखी है। 60,000 के अंडर है, 60,000 के ऊपर मत पूछिएगा। ये लास्ट ईयर तक के रिकॉर्ड्स हैं जिसमें हमने काफ़ी स्टडी करके कई वेबसाइट से ढूंढा है, तब जाके मुझे ये डेटा मिला है। ठीक है, कई क्वेश्चन मैंने ढूंढे नेट पे, तब जाके मुझे पता चला है। तो ये पूरा डेटा स्टडी किया था, उस हिसाब से पता चला है कि ये 60,000 तक में इन लोगों को इन एनआईटीज में ये ब्रांचेस मिली हैं। मेघालय में आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में आपको सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये तीनों ब्रांचेस मिल सकती हैं। अगरतला में आपको ये 2 ब्रांचेस मिल पाएंगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अगर ब्रांच नहीं मिल रही है वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या प्रेफर करना है। कॉलेजेस की लिस्ट ज़्यादा हो रही थी इसीलिए मैंने टेबल बना दिया है, और टेबल में आपको एनआईटी, साथ में उसकी ब्रांच, उस एनआईटी में कौन सी ब्रांच और किस रैंक तक की स्टूडेंट्स ने उसमें एडमिशन लिया है वो मैंने मेंशन किया। मैक्सिमम रैंक जब तक जितनी तक गई है। तो पहले देखें, तो हमने पहले कवर किया एनआईटी गोवा को। ठीक है, एनआईटी गोवा में ये 4 ब्रांचेस आपको सिविल देखिए 60,000 रैंक तक के बच्चों ने लिया है। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत स्टडी करके जितना भी मुझे डेटा मिल पाया मैंने मैक्सिमम ढूंढा है। सीएसई ब्रांच, सीएसई मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसमें 55,700 तक की लास्ट रैंक में एडमिशन मिला है। ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इसमें 53,000 में देखिए इसमें एडमिशन हुआ है। इसी तरीके से मैंने मेंशन किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देखिए 60,000 तक लास्ट में इसको एडमिशन मिला है, मैक्सिमम रैंक जो गई है। एनआईटी रायपुर, ठीक है, पहले आप रैंक देखिएगा जाके, हर एनआईटी के रैंक पहले मैं बता चुका हूँ, उससे आप सीक्वेंस वाइज अपनी एनआईटी रैंक के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, उनमें ब्रांचेस सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए रायपुर में आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिली है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है, ये मिल सकती है। अगर आप 55 से लेकर देखिए 55 से 60 के बीच 64 तक है तो आपको एनआईटी रायपुर मिल सकती है। ये ब्रांचेस अवेलेबल है इतनी रेंज के लिए। अगर इससे कम है, 50 से भी कम है, तब तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, अच्छी एनआईटी मिल जाएगी। लेकिन ये मैंने मैक्सिमम रेंज कवर की है, उसके अंदर है तो आपको इजिली मिल सकता है। आगे देखिए एनआईटी राउरकेला। एनआईटी राउरकेला में कई ब्रांचेस मिली हुई हैं, मैक्सिमम रैंक हमने मेंशन कर रखी है। ये मान लीजिए कि अगर आप सारी देखें तो 51,000 से लेकर के 55, 56, 57,000 रैंक तक के बच्चों ने इसमें एडमिशन लिया है। 57,394, ठीक है, एक रैंक मैटर करती है। तो यहाँ लगभग 57,300 या 57,400 भी आप ले सकते हैं। तो कुछ ऊपर नीचे आप अप्रॉक्स आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें आप काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये राउरकेला में आपको बायोटेक, सेरामिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, फूड प्रोसेसिंग, ये लेकिन है अच्छी ब्रांचेस कोई नहीं है। देखिए ये हाई रैंक मैंने ली है, तो हाई रैंक में वही ब्रांचेस हैं जिनमें एडमिशन मिला है। ठीक है, इसके अंदर है आपको इसी इलेक्ट्रिकल ये चाहिए तो आपको रैंक अच्छी होनी चाहिए। या 5 ईयर का एमएससी प्रोग्राम मिल गया, या मैथमेटिक्स का एमएससी प्रोग्राम मिला है। 5 ईयर क्या होता है, बैचलर प्लस मास्टर डिग्री मिलेगी, वो 5 ईयर का प्रोग्राम होता है, इसलिए उसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश देखिए एनआईटी में 52,000 में सिविल इंजीनियरिंग मिली थी और 69,000 में आपको कंप्यूटर साइंस मिला था। एनआईटी दुर्गापुर में बायोटेक, मैकेनिकल और मेटलर्जी थोड़ी सी डिफरेंट ब्रांच है मटेरियल से रिलेटेड। तो ये इसमें देखिए 55,000, 50,000 और 57,000 तक में एडमिशन मिल चुका है, लेकिन ब्रांचेस ये गई हैं। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ब्रांच और रैंक और कॉलेज हर एक की आपको सीक्वेंस बना के रख लेनी है पहले ही, वो आपको चॉइस फिलिंग के टाइम बहुत हेल्प करेगी। देखिए अभी हम एडवांस यानी आईआईटीज का नहीं बता रहे हैं, उसका अगर कहेंगे तो हम वो एडवांस के रिजल्ट के बाद बनाएंगे। फिलहाल जिन्होंने जेई मेंस क्लियर कर लिया है, जिनकी रैंक ऐसी है जो इसके लिए प्रेफर है एनआईटी ले सकते हैं। एडवांस में रिजल्ट के बाद होता है ना कि बहुत बच्चे अच्छा कर लेंगे, अगर नहीं अच्छा कर पाते तो सोचते चलो जेई मेंस से ही कॉलेज ले लें,
तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। आप उनको ये शेयर करिए, रिकमेंड करिए वीडियो देखने के लिए। अगर वो डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स क्लियर करें, लिस्ट बनाएं, अपने कॉलेजेस की लिस्ट बनाएं, फिर उनके अंदर ब्रांचेस की लिस्ट बनाएं। वो बहुत ज़रूरी चॉइस फिलिंग के लिए, उनको हेल्प मिलेगी। अगली है डॉक्टर BR अम्बेडकर NIT। इसमें बायो और केमिकल इंजीनियरिंग मिली है 65 और 59,000। देखिए रैंक मैंने मेंशन कर रखी हुई है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें। NIT हमीरपुर अच्छी NIT है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 63,000, लगभग 64,000 मान लीजिए। इसमें देखिए 64,000 तक के बच्चों को, रैंक तक के बच्चे को इसमें एडमिशन मिला है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 56,000 रैंक तक के स्टूडेंट को मिला है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 67,800 मैकेनिकल मिल गई है। तो ये ब्रांचेस और NIT हमीरपुर में इतने रैंक तक में एडमिशन मिला है। आगे है NIT मेघालय, उसमें सिविल इंजीनियरिंग 51,400 पे मिला है। NIT नागालैंड सिविल इंजीनियरिंग 52,180 पे मिला है, ये देखिए रैंक मेंशन है। NIT पटना में 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, वही रैंक मिल पाई थी 60,000 पे, आपको यही मिल पाया है जो भी बच्चे ने एडमिशन लिए हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में NIT पुडुचेरी है, 56,600 रैंक तक इसमें एडमिशन मिला है। 66,000 में मिला है उसको EC ब्रांच मिल गई है, अच्छी रैंक है, अच्छी ब्रांच भी है। CS ब्रांच अच्छी है। देखिए टेक्निकल में आपको CSIT इसलिए ज़्यादा बच्चे अडॉप्ट करते हैं क्योंकि उसकी कंपनियाँ ज़्यादा हैं, उसके जॉब्स ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट कंपनियाँ बहुत हैं, अच्छा पैकेज भी मिलता है अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है। NIT मिजोरम में देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली, वो भी 54,000 में। ठीक है, अपनी चॉइस के हिसाब से सारी लिस्ट बना लीजिएगा। NIT सिलचर, इसमें देखिए सिविल इंजीनियरिंग मिली हुई है 55,000 रैंक तक। EC 72,000 रैंक तक मिला हुआ है, EC ब्रांच। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 55,000 तक मिला हुआ है। आप NIT का ब्रांच और NIT कहाँ पे है, सारी चीज़ें आप पहले गूगल कर लीजिएगा, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसमें देखिए NIT सिलचर में अच्छी, मतलब रैंक भी ज़्यादा है, फिर भी अच्छी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग सिविल है, EC है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनमें अच्छी ब्रांचेस और हाई रैंक तक मिली हुई है। देखिए 72,800 तक के स्टूडेंट को इसमें EC मिली हुई है, तो आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे। हो सकता है कॉलेज का उतना अच्छा प्लेसमेंट ना हो या जो भी रीज़न रहा हो, या EC ब्रांच फिल ना हुई हो, इस वजह से वो सीटें खाली रह गई हैं। आगे देखिए NIT श्रीनगर में आपको केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल और EC यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये ECE दे रखी है, 50,000 तक मिली हुई है। और 53 पे सिविल मिल गई है, 50,900 पे केमिकल इंजीनियरिंग मिली हुई है। तो अगर आपको ब्रांच पसंद है, NIT पसंद है, तो आप ये रैंक, ये सीक्वेंस बना सकते हैं अपने में। इसको भी अपने जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी रैंक के हिसाब से लिस्ट बनानी है आपको। सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, ये देखिए इन्होंने 3 ब्रांचेस अवेलेबल, 3 मतलब कोर्सेज अवेलेबल कराए हैं। एक केमिस्ट्री, ये सारे 5 ईयर है। अगर रैंक हाई है आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स ही अवेलेबल है इसमें। वो क्या है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथ्स का। 66,000, 58,800, 64,000 रैंक तक के बच्चों को इसमें एडमिशन मिला है। तो आप देख लीजिए आपकी रैंक के हिसाब से कौन सी NIT आपको प्रेफर कर रही है, आप कौन सी NIT में जाना चाहते हैं, उनकी लिस्ट सारी बना लीजिए। हर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत हेल्प करेगी चॉइस फिलिंग और कॉलेज लेने में। ठीक है, तो ये लिस्ट हो गई जो भी पॉसिबल थी। 75,000 रैंक तक मैंने कवर किया, जितना मिल पाया है। 75 से लेकर के 100,000 तक में जितनी हमको कॉलेजेस NITs मिल पाएंगी वो हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि NIT के साथ साथ हम गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या IIITs का भी इंक्लूड करें, उन कॉलेजेस को भी इंक्लूड करें, तो उनकी भी लिस्ट हम दे देंगे। उसके लिए आपको बस एक कमेंट करना है नीचे जाके कि आप IIIT और बाकी के जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट हैं अच्छे हैं, उनकी भी लिस्ट दे दीजिए, वो हम प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए जो मैंने कहा था लास्ट में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, वो मैं बताता हूँ कि जब मैंने एडमिशन लिया था तब देखिए पहली बात उस टाइम पे मैंने 2010 में बीटेक में एडमिशन लिया था। JSS कॉलेज नोएडा में एडमिशन लिया, जो अच्छा कॉलेज है, आप गूगल कर सकते हैं। UP2, पहले UP2, AIEEE और IIT 3 एग्जाम अलग अलग होते थे, तब की बात है ये। मेरी रैंक 9 से 10,000 के बीच में रैंक थी। तब मुझे कॉलेज में एक ही ब्रांच दिख रही थी उस कॉलेज में, वो था IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
लेकिन मुझे उस टाइम पे ये नॉलेज नहीं था, ना ही किसी ने मुझे रिकमेंड किया था। उस टाइम इतना इंटरनेट और इतनी फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होती थी कि हम गूगल कर लेते। तो उस टाइम पे नेट की भी उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, इस वजह से मुझे वो चीज़ पता नहीं चली थी। मैं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ पता चल जाए। होता क्या है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन पे आप खड़े होते थे। मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मुझे जेएसएस कॉलेज में सिर्फ एक ही ब्रांच दिख रही थी, वो थी आईटी, और कॉलेज अच्छा था। उसके बाद गलगोटिया प्राइवेट कॉलेज है, ये क्या है, गवर्नमेंट फंडेड, थोड़ा एक्चुअली गवर्नमेंट फंडेड क्या कह सकते हैं, चैरिटेबल कॉलेज है, जिसमें फीस कम लगती है एज कम्पेयर टू गलगोटिया अदर एबीएस कॉलेज से। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने वो फिल कर दी और मुझे वो अलॉट हो गई थी। उसके साथ मेरी AIEEE में जो अब जेई मेंस होता है वो AIEEE होता था उस टाइम पे, और दोनों क्रैश कर रहे थे। वहाँ पे 32,000 का डीडी लगता है, या उस टाइम पे 10,000 UP2 में डीडी लगता था। मैंने जमा कर दिया था डीडी, और इसमें चॉइस मिल गई थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि 6 राउंड, ये जो फाइनल राउंड के बीच में आप मनी निकाल सकते हैं। मुझे बस इतना पता था कि अगर आपने चॉइस मिल गई तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। मैंने इस डर से वो वाली काउंसलिंग ही नहीं कराई थी कि मेरा ये 10,000 चला जाएगा, और अगर मैं ये 10,000, उस टाइम थोड़ी पैसों की दिक्कत थी, तो मैंने फिर वो काउंसलिंग कराई ही नहीं थी। इसके जस्ट बाद वो काउंसलिंग थी और ये कॉलेज मुझे अलॉट हो चुका था। तो ये मुझे ये नहीं पता था कि हम मनी विड्रॉ करा सकते हैं, क्योंकि अभी और राउंड बचे थे, 2-3 राउंड होते थे। तो इसलिए मैंने इसमें वो इंक्लूड किया है कि अगर आप 6 राउंड के पहले मनी विड्रॉ कराना चाहते हैं तो आप विड्रॉ करा सकते हैं। सिर्फ आपका प्रोसेसिंग फी 1,500 रुपीज़ कटेगा 45,000 से, बाकी रिफंड हो जाएगा। एक ये बात हो गई। जो मेन मुद्दा ये है कि अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है, कभी इस, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, तो मुझे कॉलेज अच्छा था लेकिन ब्रांच अच्छी नहीं थी। मतलब उस हिसाब से मुझे इलेक्ट्रिकल या एपीसी की ज़रूरत थी। तो अगर उसमें मुझे अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है तो आप कॉलेज को प्रेफर करिए, कॉलेज अच्छा ले लीजिए। ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही है तो अब ये ऑप्शन होता है कि फर्स्ट ईयर लगभग सबका सिलेबस सेम होता है। फर्स्ट ईयर के बाद आपकी सेपरेट ब्रांचेज में पढ़ाई शुरू होती है। तो अगर मान लीजिए आपने अच्छा कॉलेज ले लिया, ब्रांच अच्छी नहीं है, तो फर्स्ट ईयर में आप अच्छे से मेहनत करिए और ब्रांच चेंज हो जाती है। तो ये हो सकता है कि हर एक कॉलेज का अपना अपना रूल हो, अलग अलग रूल हो। कोई कितना परसेंट पे चेंज करता है कि फर्स्ट ईयर में आपको 75% लाना है या 70% लाना है, या जो भी क्राइटेरिया है वो आप कॉलेज में जाके पता करिए। कैसे पता करना है, मान लिया आपने एक NIT चूज की, उसमें आपको NIT अच्छी लेकिन ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही है, तो और वो आपको अलॉट हो चुका है, तो आप अभी राउंड बचे हैं ना, बीच में गैप होता है, तो आप कॉलेज जाइए, कॉलेज के रिसेप्शन पे फोन करिए, या किसी भी तरीके से मेल के थ्रू पता करिए कि यस सर फर्स्ट ईयर में ब्रांच चेंज हो जाती है। अगर वो कह रहे हैं कि हाँ चेंज हो जाती है, तो आप कॉलेज को प्रेफर दीजिए। कॉलेज चूज करने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स ला के आप ब्रांच चेंज करा सकते हैं। तो होगा फाइनली आपकी विक्ट्री होगी कि आपने कॉलेज भी अच्छा चूज किया और आपकी ब्रांच भी अच्छी होगी। तो ये वो तरीका है जिससे आप कॉलेज भी अच्छा ले सकते हैं, साथ में ब्रांच भी अच्छी ले सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको यही करना है, जब आप रैंक फिल कर रहे हैं तो कॉलेज को प्रेफरेंस ज़्यादा दीजिए, बाद में ब्रांच चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ब्रांच चेंज हो सकती है, इसका आपको पता करना पड़ेगा। आप और जब राउंड होते हैं ना, तो आप राउंड में आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में आप अपनी चॉइस चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ब्रांच थोड़ी अच्छी नहीं मिल रही है लेकिन आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है, तो कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए। वहां पता करिए कि फर्स्ट ईयर में ब्रांच चेंज हो जाती है कि नहीं। फर्स्ट ईयर के बाद जब आप सेकंड ईयर में जाते हैं तो सेपरेट ब्रांच वाइज पढ़ाई होती है, जो आप जिस ब्रांच का बंदा है उसी ब्रांच में पढ़ाई होगी। ठीक है, मेरे कॉलेज में तो जब मैंने एडमिशन लिया था जेएसएस कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर में हर ग्रुप के बच्चे को एक साथ बिठा दिया गया था। मतलब 30-30 बच्चों का एक बैच, 40-40 बच्चों का एक बैच एक क्लास में था, और उसमें ईसी के भी बच्चे थे, सीएस के भी बच्चे थे, आईटी के भी बच्चे थे। लेकिन सेकंड ईयर से हर ब्रांच वाइज वाला बच्चा अलग हो जाता है, आईटी के बच्चे अलग, सीएस के बच्चे अलग, ईसी के बच्चे अलग। तो अभी भी ये कई कॉलेजेस में चल रहा है। फर्स्ट ईयर में सबका सिलेबस एक होता है, इसलिए एक साथ बिठा देते हैं। और अच्छी भी बात है, मुझे तो वो अच्छा लगा था पर्सनली, क्योंकि हम अगर स्टार्टिंग से ही सीएस का बच्चा सीएस में रहेगा तो उसकी दोस्ती, फ्रेंडशिप सिर्फ सीएस वालों से होती है। लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा माहौल मिला था कि हर ब्रांच के बच्चों से मेरी दोस्ती थी। तो हर ब्रांच का बच्चा हमें जानता था, उसके थ्रू और भी फ्रेंड बने हुए थे। तो उससे फायदा ये हुआ कि हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ा। आज हमें किसी तरीके से हेल्प चाहिए होती है तो वो इसी ब्रांच के बच्चे से हेल्प मिल लेनी पड़ती है, तो हमें मिल जाती है। लेकिन अगर आप ब्रांच वाइज स्टार्टिंग से बैठते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अदर ब्रांच के लोगों से आपकी फ्रेंडशिप करना। आप समझ सकते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अच्छे से लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद एट लास्ट में आप अगर चॉइस ऐसी पड़ रही है कि आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है, ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही है, ब्रांच अच्छी मिल रही है, कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है,
तो उस चॉइस में मैं यही कहूँगा आप कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए और वहाँ पता करिए क्या सर ब्रांच चेंज हो जाती है। अगर चेंज हो जाती है तो तुरंत चेंज करा लीजिएगा। बस आपको मेहनत करनी है, वहाँ पे क्राइटेरिया पूछ लीजिएगा कि फर्स्ट ईयर में क्या क्राइटेरिया होता है, कितना परसेंट लाना है, तो आप उस हिसाब से मेहनत करके आप ब्रांच चेंज करा सकते हैं। रिस्क है, आप स्टार्टिंग में कोई अच्छी ब्रांच लेके खराब कॉलेज ले लेंगे तो पूरे 4 साल पूरे आगे की लाइफ खराब होना है, या इससे अच्छा कॉलेज लेके खराब ब्रांच को आप अपडेट करा सकते हैं आगे चल के। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन था आपसे, कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, 75,000 तक रैंक के बच्चों को मैंने NIT प्रोवाइड करा दी है। अगर आप चाहते हैं कि IIIT और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनकी भी लिस्ट प्रोवाइड करा दे तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको बस कमेंट करना है और इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, सपोर्ट करना है। अगर पहली बार आई हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपकी हेल्प कर सकें। तब तक के लिए सेफ रहिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।